जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास चलेगी आपकी वो भौतिक विज्ञान की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो भैया, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। सबसे पहले हम लोगों ने मैकेनिक्स में यही चैप्टर पढ़ा, यानी कि हम लोगों ने रेखीय गति पढ़ लिया है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अगर आपने इस चैप्टर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने कहा ना कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास इसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो जितने प्रकार की गतियां हो सकती हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन यानी कि हम लोग जब सीधा सीधा ऐसे चल रहे थे या ऐसे चल रहे थे तब उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते थे, रेखीय गति में यानी कि स्ट्रेट लाइन में रखते थे। यानी कि जब हम सीधा रोड पे चलें या सीधा ऐसे ऊपर उड़ेंगे तो वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हम लोग ऐसे चलते थे, हम लोग नहीं चलते थे, हमारी जो बॉडी होती थी, हमारे पास जो वस्तु होती थी वो ऐसे चलती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा घूमती नहीं थी, यहाँ से चलती थी और आके यहाँ गिर जाती थी, ठीक है। वृत्तीय गति में क्या होगा कि कोई भी चीज़ चलेगी तो पूरी पूरी तरह से ऐसे गोल गोल घूम के और फिर जहाँ से चली थी वहाँ वापस आ जाएगी। तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी। पहले हम लोग सीधा चल रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग घूम गए, फिर तीसरी में हम लोगों ने पूरा घूमना शुरू कर दिया और जहाँ से चले थे वहीं फिर आकर हम लोग पहुंचना शुरू कर दिया। पहले में ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ से चलते थे कहीं और जाके रुकते थे, यहाँ से चलते थे और कहीं जब और जाके गिरते थे। इस वाले में क्या होगा, जहाँ से चलोगे घूम के वहीं पर आप आ जाओगे। और कैसे वृत्त के पथ पर हम लोग चलेंगे तो उस वाली गति को हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि पहले में सीधा चलते थे, दूसरे में आधा घूमते थे, तीसरे में पूरा घूमना हम लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। अब आओ अपने चैप्टर पर चलते हैं। अगर आपने रेखीय गति और प्रक्षेप गति की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आओ अब हम लोग वृत्तीय गति के बारे में बात करते हैं। वृत्तीय गति शब्द आया है तो इसका मतलब जाहिर तौर पे जो भी वस्तु आपके पास हो वो गतिमान होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। गति है तो गतिमान होगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो उसके पास वेग होगी, दूसरी चीज़ उसके पास त्वरण होगी, वेग है तो त्वरण होगी, और वेग और त्वरण आया है तो जाहिर तौर पर वस्तु पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा तो बल भी होगा। तो खास तौर पे इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेंगे, वेग, त्वरण और बल। इन्हीं के आसपास हम लोग चलते फिरते रहेंगे और हमें कुल मिला के इन्हीं के बीच में कई जगहों पर हमें रिलेशन निकालना होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, बल के बारे में, और कुछ छोटी छोटी और क्वांटिटीज़ होंगी, कुछ छोटी छोटी और राशियाँ होंगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं चैप्टर को। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? कहते हैं कि यदि कोई कण, कोई वस्तु, कोई भी बॉडी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, भाई जाहिर तौर पे अगर वृत्तीय गति हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास वस्तु है वो वृत्त के पथ पर गति करेगी, मतलब वृत्त वाले रास्ते पर गति करेगी। तो कहते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर लगातार वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो तो वस्तु की इस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति में वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है। त्वरण आया है तो वेग तो ऑलरेडी होगा ही। वृत्तीय गति करने वाले वस्तु पर
कण पर एक त्वरण काम करता है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। परिमाण तो नियत रहेगा, वैल्यू जो है उसकी वो फिक्स रहेगी, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करती है। उस त्वरण को हम लोग आगे चल के अभिकेंद्र त्वरण कहने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझेंगे कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस पर एक त्वरण काम करेगा। वो त्वरण क्या होगा, उसका परिमाण फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहेगी और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर होगी। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है O, ठीक है ना। एक वस्तु है जो इसके चारों ओर लगातार क्या कर रहा है, चारों ओर लगातार वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वस्तु, मान लो कि ये वस्तु है आपके पास, ये कण है आपके पास, तो ये कण जब यहाँ पर होगा तो एक जो इस वस्तु का वेग होगा वो यहाँ पर होगा। जब यही वस्तु यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेग कुछ इस तरह से होगा, इधर हो जाएगा। जब यही वस्तु यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, तब उसका जो वेग होगा वो इधर काम करेगा। और यही वस्तु जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, तो इसका जो वेग होगा वो इधर काम करेगा। जाहिर तौर पे वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो लगातार उसके वेग का जो डायरेक्शन है वो बदलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई भी कण वृत्तीय गति कर रही है तो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही करेगी, बस दिशा उसकी लगातार बदलती रहेगी। पहले उसका वेग यहाँ पर था, बाद में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अगर वेग बदल रहा है तो जाहिर तौर पे त्वरण भी बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग से ही त्वरण निकल के आता है, वेग से ही त्वरण निकल के आता है। तो ये आपका हो जाएगा त्वरण, ये हो जाएगा आपका त्वरण, ये हो जाएगा आपका त्वरण, ये हो जाएगा आपका त्वरण। बात समझ में आई भैया? एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई कण, कोई वस्तु किसी भी बिंदु को केंद्र मान ले, जैसे इस O पॉइंट को वो केंद्र मान रहा है, इसको अपना सेंटर मान रहा है, ठीक है ना। मान लो कि कण आपके पास जो है वो P है, ठीक है। ये जो P है इस O को क्या मान रहा है, केंद्र मान रहा है, और इसके चारों ओर लगातार वो वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तब इस कण P की जो गति होगी उसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। इस P के पास एक त्वरण होगा जिसका परिमाण तो नियत होगा, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहेगी और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर होगी। देख लो A1, A2, A3, A4, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में किधर काम कर रही है, वृत्त के केंद्र की ओर काम कर रही है। बात समझ में आई? तो थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। वृत्तीय गति में कण के त्वरण का परिमाण नियत होता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है। दिष्ट होने का मतलब कार्य करती है। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया जो जरूरी था। बाकी तो आप ये जानते ही हैं कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। कण के पास एक त्वरण होगा जिसका परिमाण तो नियत होगा, मान नहीं बदलेगा, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहेगी और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर काम करेगी। अब वृत्तीय गति करने वाली बहुत सारी वस्तुएं आपके पास हैं। आपके जो वाहन हैं, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, इसके जो पहिए होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। लगातार क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। आप जाते हैं पार्क में, मेले में या प्रदर्शनी वगैरह लगती है, वहाँ पर जो झूले होते हैं, बड़े वाले चक्र वाले झूले होते हैं, वो ऐसे ऐसे पूरा पूरा घूमते हैं।
तो वो भी क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं जो क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। आपके घरों में चारा काटने वाली मशीन होगी, उसमें जो फ्लाई व्हील लगा हुआ है वो भी क्या करता है, वही वृत्तीय गति करता है। तो बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास हैं जो वृत्तीय गति करती हैं, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि उसके पास एक त्वरण होता है जिसकी दिशा लगातार बदलेगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में सेंटर की ओर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात वृत्तीय गति की। आई होप आप समझ गए होंगे कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली, अब हम लोग बात करेंगे कोणीय विस्थापन के बारे में। किसके बारे में भैया, कोणीय विस्थापन के बारे में। याद कीजिए आपने जब स्ट्रेट लाइन वाला यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने रेखीय विस्थापन, रेखीय नहीं कहते वहाँ पर, केवल हम लोग विस्थापन कह रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने विस्थापन के बारे में पढ़ा था। लेकिन वहाँ पर हम लोग सीधा चल रहे थे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय विस्थापन। यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से वृत्त के पथ पर घूम रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कोण तो बनाएंगे ही। हम लोग क्या करेंगे, कोण तो बनाएंगे ही। तो अगर कोण बन रहा है तो उस विस्थापन को हम लोग बोलते हैं कोणीय विस्थापन। मैं आपको समझाता हूँ कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या होती है। कहते हैं कि किन्हीं दो कोणीय स्थितियों के बीच के अंतर को कोणीय विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हमने डिफिनेशन लिख दिया, लेकिन फार्मूला भी हमें निकालना है। हमने कहा कि किन्हीं दो कोणीय स्थितियों के बीच के अंतर को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब फार्मूला कैसे निकलेगा, तो इसी फिगर में मैं थोड़ी सी क्या करने वाला हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करने वाला हूँ, आप समझ सकते हैं। देखो जो जरूरी है उसी को मैं हटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें रहने देते हैं। ठीक है ना, ये इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं। हमने समझ लिया है कि वस्तु का जो वेग होगा उसका परिमाण तो नियत होगा, दिशा लगातार बदलेगी। ठीक है ना, ये हो गया। देखो भाई, ये आपके पास सेंटर इसका O है। ठीक है, मान लीजिए कोई कण है आपके पास P। ठीक, पहले वो यहाँ पर था, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि P से चल करके वो पॉइंट A पर पहुंच गया। P से चला वृत्तीय पथ पर, किस पथ पर, वृत्तीय पथ पर। अब सीधा नहीं चलेगा, वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है। तो P से चलकर वो कहाँ पहुंच गया, A तक पहुंच गया। जब P से चलकर A तक पहुंचा तो मान लो उसने S1 दूरी तय कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, A को आप O से मिलाओगे ऐसे, तो आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है। तो ये तो हो गया S1 जो है वो P से लेकर A तक रेखीय विस्थापन है। ये क्या है, ये रेखीय विस्थापन है, ये दूरी तय किया है। लेकिन कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर कोण बना देते हैं θ1। ये जो θ1 है ये क्या है, ये कोणीय स्थिति है। यहाँ पर इतना कोण घूमा है, यहाँ पर इतनी दूरी तय किया है, यहाँ पर इतनी कोण को घूमा है। तो θ1 कोण को घूम जाता है जब P से A को जाता है। अब मान लो कि P से वो चला था और B पॉइंट पर पहुंच गया, तो यहाँ से P से लेकर के B तक वो मान लो कितनी दूरी तय करता है, S2 दूरी तय करता है। ऐसे ही आप B को O से मिला सकते हो और आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले P से A तक चला था, θ1 कोण बनाया, कितनी दूरी तय किया, S1। अब P से लेकर B तक चल रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, S2 दूरी तय कर रहा है। और कोण कितना बनाएगा, मान लो कोण θ2 बना रहा है। ठीक है, दो कोणीय स्थिति हमको मिल गई, एक θ1 मिल गई, एक θ2 मिल गई। ठीक है, दो दूरियां हमें मिल गई, एक S1 मिल गया, एक S2 मिल गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कि वस्तु की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे, भाई पहले A तक गया था अब B तक गया, तो A से B के बीच का डिस्टेंस क्या है, A से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे, आप बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को माइनस कर दोगे। यहाँ से यहाँ तक S2 चला था, यहाँ से यहाँ तक S1 चला था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, तो उसको बोल देते हैं डेल्टा S और कह देंगे भैया बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लो, आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 मीटर चला था, यहाँ से यहाँ तक वो 15 मीटर चला था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, कहेंगे 15 में से 5 को घटा दो, भाई इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, इतना ही बचेगा आपके पास। तो उसको
उसको बोलते हैं डेल्टा एस, यानी ये जो डेल्टा एस आया है ये रेखीय विस्थापन है। आई बात समझ में। अब कोणीय विस्थापन की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि θ1 जो है वो छोटा है और θ2 जो है बड़ा है, मतलब ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में पोजीशन निकालनी है, अंतिम स्थिति बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक θ1 चला था, यहाँ से यहाँ तक θ2 चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा ये वाला हमें बताना है। तो ये वाला भैया हो जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना भैया, θ2 माइनस θ1, यही तो होगा। ये जो डेल्टा थीटा आया ये कोणीय विस्थापन है, डेल्टा एस जो आया वो क्या है, रेखीय विस्थापन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना आ गया भैया, डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। और रेखीय विस्थापन क्या होगा उसको भी लिख देता हूं, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन हो जाएगा डेल्टा एस बराबर कितना भैया, S2 माइनस S1। इतनी बात समझ गए। अब मान लीजिए कि जो आपके पास कण P है वो जिस भी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, R है। कितनी भैया, R है। तो आपने छोटी कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही तो, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये आपने पढ़ा था। अब कोण कितना है, डेल्टा थीटा। चाप, चाप मतलब ये कितना है, अच्छा डेल्टा थीटा की जब बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो इसी के सामने के चाप की बात करेंगे, इसी के सामने के रेखीय विस्थापन की बात करेंगे। तो ये डेल्टा थीटा है, तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है, डेल्टा एस है। तो हम कह देते हैं कि भाई डेल्टा थीटा जो है आपका वो बराबर होगा कोणीय विस्थापन। डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन यानी डेल्टा एस बटे में त्रिज्या कितनी है, आर। ये हो गया आपके कोणीय विस्थापन का फार्मूला। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे में त्रिज्या, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये तो बात हो गई कोणीय विस्थापन की। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। वस्तु पहले P यहाँ था, P से A गया तो θ1 कोण बनाया, S1 दूरी तय किया। P से B तक गया तो S2 दूरी तय किया, θ2 कोण बनाया। हमें चाहिए विस्थापन यानी अंतिम स्थिति, तो हमने डेल्टा एस निकाल लिया, यानी A से लेकर B तक की दूरी हमने निकाली, तो हमें मिला S2 माइनस S1। यही डेल्टा एस क्या होगा, रेखीय विस्थापन होगा। और हमने जब कोणीय स्थिति निकाली तो डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 मिला, यानी कि हमें A से लेकर B तक जो हमारा कण है उसने कितना कोण बनाया था, डेल्टा थीटा बनाया था। कैसे निकलेगा, θ2 माइनस θ1 से निकलेगा। बड़े वाले स्थिति में से छोटे वाले स्थिति को घटा देंगे तो हमें कोणीय विस्थापन मिल जाएगा। तो ये बात होगी कोणीय विस्थापन की। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कोणीय विस्थापन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोणीय वेग के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हम लोगों ने जिस वेग के बारे में पढ़ा है उसको हम लोग कहते हैं रेखीय वेग। हम लोगों ने अभी तक इसको पढ़ा है, v के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये कहलाता है रेखीय वेग। अब हमें बात करनी है कोणीय वेग। सीधी सी बात है भैया कि जब वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो जाहिर तौर पर कोण बनाएगा, और जब कोण बनाएगा तो जो भी चीज़ें होंगी कोण में चलेंगी। विस्थापन भी कोणीय हो जाएगा, वेग भी कोणीय हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले कोणीय वेग की। कोणीय वेग क्या होता है, सीधी सी बात है यार, जैसे हम लोग वेग की परिभाषा देते हैं वैसे हम लोग कोणीय वेग की परिभाषा देंगे, है ना। कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे हम लोग कहते हैं कोणीय वेग, है ना। उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो मैं लिख देता हूं, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन को, विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन को वेग कहते हैं, सॉरी कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। यहां पर मैं कह देता हूं कि यदि डेल्टा टी समय में
वस्तु का कोणीय विस्थापन, डेल्टा टी समय में वस्तु का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तब कण का औसत कोणीय वेग, तब कण का औसत कोणीय वेग यानी कुल कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, डब्लू का थोड़ा मुंडी टेढ़ा कर देंगे तो ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं बोल देता हूँ, ये आपका जो आया है ये क्या है, ये औसत कोणीय वेग है। यहीं पर मैं कह देता हूँ कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, मतलब समय अत्यंत सूक्ष्म हो, अगर समय बहुत कम है तब कण का तात्कालिक कोणीय वेग, तात्कालिक यानी तात्क्षणिक, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि तात्कालिक किसे कहते हैं, ये कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया, इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू, लगा देंगे लिमिट, मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे, ओमेगा बराबर लिमिट हटाएंगे तो डेल्टा डी में बदल जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, कोणीय वेग। बात आई समझ में। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे हम लोग रेखीय वेग की परिभाषा देते थे वैसे हम लोग कोणीय वेग की परिभाषा देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे ओमेगा से लिखते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं भैया, ओमेगा से लिखते हैं। यदि डेल्टा टी समय में वस्तु का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तब कण का औसत कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, यानी समय बहुत ही कम हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब जो कण का कोणीय वेग होगा वो तात्कालिक होगा, तात्क्षणिक होगा, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और जब लिमिट हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात और आपको समझनी है। एक बात बताना मुझे कि अगर आपके पास कोई कण है पी कण है, यहाँ से वो चलता है और चलते चलते घूमते घूमते वापस यहाँ पर आ जाता है, तो वो कुल कितना कोण घूमेगा, वो कुल कितना कोण घूमेगा, वो कुल 360 डिग्री घूमेगा, 360 अंश का कोण बनाएगा। तो हम कहेंगे कि चूंकि कण एक पूरे चक्कर में, जब वो एक चक्कर लगाता है, एक पूरे चक्कर में 2 पाई कोण घूमता है, 360 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई कोण घूमता है, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई कोण घूमता है तथा एक चक्कर लगाने में टी समय लेता है, कैपिटल टी लिख रहा हूं, टी समय लेता है, तब कण का कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना कोण घूम रहा है भैया, 2 पाई कोण घूम रहा है, यानी कि कोणीय विस्थापन उसका कुल कितना है, 360 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई। समय कितना लेता है, कैपिटल टी लेता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। ओमेगा का एक फार्मूला आपके सामने निकल के आ गया, कोणीय वेग का एक फार्मूला निकल के आ गया, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी। टी क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ टी क्या है भैया, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में लिया गया कुल समय आवर्तकाल कहलाता है, और 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में किसी वस्तु द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, और आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो एक फार्मूला तो आपके सामने निकल के आ गया, दूसरा फार्मूला भी लिखूंगा, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एक फार्मूला और लिखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मिटा देता हूं यहां से, यहीं पर इतने में हो जाएगा। देखिए कह देंगे चूंकि
आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर में कुल कितना समय लगा है, एक चक्कर में कुल कितना समय लगा है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t बराबर क्या हो जाएगा, 1/n। आवृत्ति को हम लोग n से लिख रहे हैं। यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। यही तो ध्यान से देखो, 1/t, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। आप कहोगे अतः कोणीय वेग, अतः कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2πn हो जाएगा। एक फार्मूला आपके सामने ये आ चुका है। तो जो बेसिक फार्मूला था वो है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी या ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इस हम लोग जो ज़्यादा फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा या तो ये होगा। हमारे पास अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें अगर आवर्तकाल देता है और कोणीय वेग पूछता है तो हम लोग ये लगाएंगे, और अगर हमको आवृत्ति देता है, कोणीय वेग पूछता है तो ये लगाएंगे, है ना। हालांकि अगर एक याद है तो दूसरा तो अपने आप याद ही हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। तो ये तो बात हो गई भैया कोणीय वेग की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात और है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको आता है तो आप इग्नोर कर जाएं। मैं जानता हूं कि ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस पहली क्लास से सिक्सर लगाना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हम लोगों ने वेग के बारे में तो पढ़ा ही था शुरू में, रेखीय वेग के बारे में, कोणीय वेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है, हमको एक रिलेशन निकालना है। हमको ये भी बताना होगा ना कि रेखीय वेग और कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है वो भी हम निकालेंगे। रेखीय वेग मतलब क्या, v हो गया, कोणीय वेग मतलब ओमेगा हो गया। तो हमें v और ओमेगा के बीच रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग कह देंगे कि हम तो जानते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता भैया। कोणीय विस्थापन आपके सामने फार्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप बाय द वे भूल जाओ तो आप निकालोगे कैसे। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कोणीय विस्थापन क्या होता है, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, यही तो होता है। यहाँ आर क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा घुमा के लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। एक काम करते हैं, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हम डेल्टा टी से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, और जैसे आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इधर आ जाएगा 1/r, इधर हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बोलो भाई, यहां से हम कह देंगे कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, मतलब समय अत्यंत सूक्ष्म हो। अगर समय बहुत छोटा है तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/r। ये भी हो जाएगा। जहाँ पर थीटा डेल्टा टी है वहीं पर लिमिट लगेगा, इस पर मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर तो टी है ही नहीं, इसमें टी है तो इसी के साथ लिमिट लगेगा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब एक चीज़ आप जानते हो, आप कह दोगे लेकिन, बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को हम लोग रेखीय वेग कहते हैं। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोणीय वेग कहते हैं, है ना। तो देखो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी इस टोटल की वैल्यू हमको पता है कि ये क्या है, ये रेखीय वेग है।
इसकी जगह पर हम v लिख देंगे, और ये आपका क्या है, कोणीय वेग है, तो इसकी जगह पर ओमेगा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ओमेगा लिख दिया, यहाँ पर 1/r है, यहाँ पर v लिख दिया। यहाँ से जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो r का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला निकल के आ गया, v = r ओमेगा। यानी कि जो वस्तु का रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग का क्या होता है, r गुना होता है। यानी कि r से जब आप कोणीय वेग में मल्टीप्लाई करोगे, यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या से जब आप कोणीय वेग में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेखीय वेग मिलेगा। अब इसी में आप ओमेगा को अलग अलग वैल्यू रख के 3-4 फार्मूले बना सकते हो, है ना। पहला आप क्या कर दो, ओमेगा की जगह पर 2π/t रख दो। चलो मैं रख ही देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। कह दें कि ओमेगा बराबर क्या होता भैया, 2π/t होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v = r इंटू में 2π/t, यानी कि आपके सामने निकल के आ गया v = कितना, 2πr बटे में t। एक फार्मूला तो ये निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 1/t क्या होता है, n होता है। आप यहाँ से कह दोगे चूंकि t बराबर कितना, 1/t बराबर कितना, n होता है, तो बस 1/t की जगह पर आप n रखोगे तो v = क्या हो जाएगा, 2πr n। एक फार्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से फार्मूला बनाते हो, लेकिन मेन फार्मूला जो वो यही है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो आता है v = r ओमेगा का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है, आपके लिए ज़रूरी है ये फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है आप समझ गए होंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आ गया होगा, क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आज हम लोगों ने वृत्तीय गति क्या होता है इसके बारे में सीखा, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। वेग तो हमने समझ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में त्वरण के बारे में बात करेंगे। यानी त्वरण, कोणीय त्वरण कहें या अभिकेंद्र त्वरण कहें, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि त्वरण जो हम लोगों ने कहा है कि वस्तु के पास एक त्वरण होता है जिसका परिमाण नियत होता है, दिशा लगातार बदलती रहती है और केंद्र की ओर होती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी बताइए। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और क्लास को शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।